मित्रों, एक बार पुनः नारायण क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 1857 का विद्रोह, जिसको हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इसका स्वरूप क्या है, इसका चरित्र क्या है और इसके कारण क्या है, आइए जानते हैं पॉइंट वाइज। पहला पॉइंट क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इसका दो प्रमुख कार्य था और वो दो कार्य क्या थे। एक, साम्राज्य को बढ़ाना, अंग्रेजी साम्राज्य को बढ़ाना, और दूसरा था व्यापारिक शोषण करना, अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के दो प्रमुख कार्य थे। अंग्रेजी साम्राज्य को बढ़ाया जाए और अधिक से अधिक मुनाफा कमाया जाए। और ये जो शोषण नीति थी उनकी, इस शोषण नीति के कारण जो उस समय के राजा थे, सैनिक थे, जमींदार थे या किसान थे, कृषक, व्यापारी, ब्राह्मण, मौलवी, इन पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। ये लोग शोषण की नीति के कारण लगभग बर्बाद हो चुके थे और इसी कारण 1857 का विद्रोह हुआ, क्योंकि शोषण नीति में इन सभी को नुकसान हुआ था, चाहे राजा हो, सैनिक हो, जमींदार हो, कृषक हो, व्यापारी हो, ब्राह्मण हो या मौलवी हो। तो इसका स्वरूप क्या था, इसका चरित्र क्या था, कितना ये व्यापक था, किन विद्वानों ने इसको क्या माना है। केवल सैनिक विद्रोह, ये 1857 का जो विद्रोह था, इसको केवल सैनिक विद्रोह किसने माना, ये क्वेश्चन आता है। तो के मालेसन, ट्रेविलन, लॉरेंस और होम्स, ये चार नाम ऐसे हैं, मालेसन, ट्रेविलियन, लॉरेंस और होम्स, जो विदेशी लेखक है, अंग्रेज लेखक है। और भारतीय लेखक जिन्होंने 1857 को केवल सैनिक विद्रोह माना था, उनमें मुंशी जीवनलाल, मोइनुद्दीन, दुर्गादास बंदोपाध्याय, सर सैयद अहमद खां और आरसी मजूमदार का नाम है। क्वेश्चन बनते हैं कि 1857 के विद्रोह को केवल सैनिक विद्रोह माना। विकल्प में ये चारों नाम है, तो पांचवा विकल्प होगा उपरोक्त सभी। अगर कोई तीन नाम दूसरे हैं और इनमें से कोई एक नाम होगा तो वो उत्तर होगा। कभी कभी ये पूछा जाता है कि वो भारतीय लेखक जिसने केवल सैनिक विद्रोह माना, तो वो इन चार नाम में से कोई नाम होगा। अगला है ईसाइयों के विरुद्ध धार्मिक युद्ध, ईसाइयों के खिलाफ धर्म का युद्ध या श्वेत एवं काले लोगों के बीच सर्वश्रेष्ठता के लिए संघर्ष। दोनों में कौन श्रेष्ठ है? अंग्रेज लोग गोरे थे और भारतीय काले थे, तो श्वेत और काले लोगों के बीच सर्वश्रेष्ठता के लिए ये युद्ध था, ऐसा माना है L.E.R. रीज ने। अगला पॉइंट है बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध। बर्बर जाति भारतीयों को माना जाता था और सभ्य जाति अंग्रेज अपने लिए कहते थे, और इसको कहा है T.R. होम्स ने। अगला पॉइंट है हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम। बहुत सारे लोगों ने इसको कहा कि ये हिंदू और मुस्लिम का एक षड्यंत्र था, जिसका परिणाम 1857 का विद्रोह हुआ है। तो उसमें है सर जेम्स आउटरम और W. टेलर। एक राष्ट्रीय विद्रोह, 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ये माना है बेंजामिन डिज़रेली ने, और ये
रूढ़िवादी दल के नेता थे, जिसको कंजर्वेटिव पार्टी कहते हैं। तो रूढ़िवादी दल के नेता थे बेंजामिन डिज़रेली। अगला पॉइंट है 1857 के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। किसने माना? ऐसा क्वेश्चन आता है कि 1857 के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। उत्तर होगा अशोक मेहता ने। अशोक मेहता ने 1857 के विद्रोह के स्वरूप को राष्ट्रीय माना था। पूरे भारत में इसको माना था कि पूरे भारत में यह विद्रोह था। और 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी? नाम आएगा डॉक्टर एसएन सिंह। और सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? सुनियोजित एक योजना के तहत स्वतंत्रता संग्राम कहा वीर सावरकर ने। और एक पॉइंट है तथाकथित, ऐसे ही आ जाता है तथाकथित 1857 का जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम है, ना तो ये प्रथम था, ना राष्ट्रीय था, और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा? ये नाम आता है मजूमदार का, जिसको अभी आपने कहा आरसी मजूमदार ने ये माना था। इसका कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का कारण क्या था? तो पहला राजनीतिक कारण है जो अंग्रेजों के द्वारा किया गया, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में सहायक संधि लागू की। जो राजा अंग्रेजों से की अधीनता स्वीकार कर लेते थे, उनको कुछ छूट दी जाती थी, और ये उनकी सहायक संधि है, और उनके राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता था। दूसरा था डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये कहते हैं कि जो प्रथा थी गोद लेने की, गोद लेकर के कोई भी राजा अपना परिवार नहीं चला सकता था, या उसके बाद उसकी संतान राजा नहीं बनती थी। डलहौजी ने यह सिद्धांत दिया कि जिन राजाओं के पुत्र नहीं हैं, उनके राज्य को अंग्रेजी शासन में मिला लिया जाएगा, जिसको व्यक्तिगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। और तीसरा था कि विवादास्पद स्थिति में, अगर कोई भी विवाद की स्थिति है, तो कंपनी का निर्णय बाध्यकारी था। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, वो जो निर्णय करते थे, वही सबके लिए मान्य करना पड़ता था। और इन तीनों के कारण पंजाब, पीगू, सिक्किम विजय करके विलय किए गए। इन राजाओं के राज्य को या इन रियासतों को जीत लिया अंग्रेजों ने, और अंग्रेजी शासन में मिला लिया। अगला पॉइंट है सतारा, जयपुर, संभल, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, ये व्यक्तिगत सिद्धांत पर विलय किए गए। यहाँ के जो भी राजा थे, उनके संतान नहीं थी, और इनको दत्तक पुत्र लेने का अधिकार नहीं था। इसके कारण इनको अंग्रेजी शासन में मिला लिया गया। क्वेश्चन आता है, निम्न में से किसका व्यक्तिगत सिद्धांत पर विलय किया गया या नहीं किया गया? ये याद करने की चीज है। सतारा, जयपुर, संभल, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, इनका व्यक्तिगत सिद्धांत पर विलय किया गया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और अवध को शासितों के हित में कुशासन के आरोप में, कि अवध का जो शासक है वो राज्य करने लायक नहीं है, इस आधार पर उसका विलय कर दिया गया। 1856 में फखरुद्दीन की मृत्यु के बाद उस समय यहाँ के जो लॉर्ड थे कैनी, इन्होंने घोषणा की कि जो शहजादा है फखरुद्दीन का, उसे राजकीय उपाधि और महल दोनों छोड़ देना होगा। ये ऐसे कारण थे राजनीतिक, जिनकी वजह से 1857 का विद्रोह हुआ। अगला कारण था प्रशासनिक कारण।
तो प्रशासनिक कारण में क्या था, जो ऊंचे ऊंचे पद थे वो केवल अंग्रेजों के लिए सुरक्षित होते थे। कोई भी भारतीय कितनी भी योग्यता रखता था उसको ऊंचे पद पर नहीं नियुक्त किया जाता था। जो सेना में भारतीयों का जो सबसे ऊंचा पद था वो सूबेदार का था। कोई कितना भी योग्य भारतीय सैनिक क्यों ना हो, वो सूबेदार से ऊपर नहीं हो सकता था। अंतिम सीढ़ी सूबेदार तक थी, जिसका वेतन जो है 60 से 70 रुपए मासिक था। और जो असैनिक पद होते थे, सेना की अतिरिक्त जो नौकरियां थी, उसमें सदर अमीन सबसे ऊंचा पद था भारतीयों के लिए, और उसका वेतन 500 रुपए मासिक था। प्रति महीने 500 रुपए वेतन की नौकरी किसी भी भारतीय को मिल सकती थी। इससे ज्यादा की नौकरी उस समय अंग्रेजों के लिए ही सुरक्षित थी, भारतीयों को नहीं मिलती थी। और जो तालुकेदार थे भारत के, उनके गांव छीन लिए गए। जहां से वो अपना राजस्व कलेक्ट करते थे वो गांव छीन लिए गए या कम कर दिए गए। जो 100 गांव का था उसको खींच करके 75 कर दिया, 50 कर दिया, कम कर दिया। और उस समय एक प्रथा थी कि मंदिरों को गांव दान कर दिए जाते थे। गांव में जो भी राजस्व मिलता था वो मंदिर के खर्चे में लगता था। ऐसा उदाहरण है कि झांसी में जो लक्ष्मी मंदिर है उसके कर मुक्त ग्राम भी जब्त कर लिए गए थे। जो गांव लक्ष्मी मंदिर के लिए राजस्व निर्धारित था वो कर मुक्त थे, उनको भी छीन लिया गया, उनसे भी कर वसूला गया। अगला है आर्थिक कारण। रुपया पैसे का कारण क्या है कि अंग्रेजों की जो आर्थिक नीतियां थी, हमने आपको बताया था कि शोषणकारी नीतियां थी। तो आर्थिक नीतियां वो भारतीय व्यापार को और भारतीय उद्योग के विरुद्ध थी। वो नहीं चाहते थे कि भारतीय व्यापार और उद्योग फले फूले। उनके विरुद्ध में थी भारतीय हस्तशिल्प, हाथ से कारीगरी जो होती है, और व्यापार का सर्वनाश हो गया था। ये भी एक कारण था। अगला है सामाजिक कारण। समाज में वो हिंदुओं को बर्बर और मुसलमानों को कट्टरपंथी बेईमान समझते थे। कौन? अंग्रेज। अंग्रेज जो हिंदू थे उनको बर्बर असभ्य जाति बोलते थे और मुसलमानों को कट्टरपंथी या बेईमान समझते थे। काले अथवा सुअर की संज्ञा दी जाती थी। एक प्रकार से वो काले लोग कहते थे या सुअर बोलते थे। अगला पॉइंट है सामाजिक कारण में ही भारत पर हमारे अधिकार का अंतिम उद्देश्य। सुनिए, भारत पर हमारे अधिकार का अंतिम उद्देश्य देश को ईसाई बनाना है, ऐसा मेजर एडवर्ड्स ने लिखा है। ये इंग्लैंड को लिख करके भेजा है कि भारत पर हमारे अधिकार का जो अंतिम उद्देश्य है, हम अधिकार भारत पर क्यों किए हैं, अंतिम तक हम इस देश को ईसाई बना देंगे। क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है, भारत पर हमारे अधिकार का अंतिम उद्देश्य देश को ईसाई बनाना है। किसका कथन है? मेजर एडवर्ड्स का। अगला है 1850 में धार्मिक अयोग्यता अधिनियम ये लाया गया और ये हिंदू रीति रिवाजों में परिवर्तन लाया। स्त्री शिक्षा के संबंध में विद्या कार्यालयों को जो भी खुले थे शैतानी दफ्तर की संज्ञा दी जाने लगी। अगला पॉइंट है सैनिक कारण, और ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है बंगाल की सेना। बंगाल में जो सेना थी उसमें महान भाईचारा था। आपस में सैनिक एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। सेवा वंशानुगत थी। यदि पिता रिटायर हो गया तो बच्चा उस सेना में जाता था। ब्राह्मणों और उच्च राजपूत कुल के सैनिक थे। ज्यादातर बंगाल सेना में ब्राह्मण थे और जो उच्च कुल के राजपूत थे यही उस सेना में भर्ती होते थे। डलहौजी के समय में 1849 में 22वीं एनआई, 50 में 66वीं एनआई और 52 में 38वीं एनआई का विद्रोह हुआ था।
ये डलहौजी के समय की बात है। फिर अवध का जब विलय कर लिया, अभी हमने बताया था कि अवध का विलय कुशासन के आरोप में किया गया। क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, निम्न में किसका विलय कुशासन के आधार पर किया गया? तो अवध विलय के बाद बंगाल सेना में असंतोष फैल गया, क्योंकि अवध के बहुत सारे लोग, बहुत सारे अवध के ब्राह्मण या उच्च राजपूत कुल के सैनिक बंगाल सेना में थे, और जब उनके घरों के आसपास अवध विलय कर लिया गया तब उनमें असंतोष फैल गया। अगला सैनिक कारण में देखते हैं पॉइंट। 1856 में जो कैनिंग सरकार थी, इन्होंने सामान्य सेना भर्ती अधिनियम पारित किया। ये एक नया नियम ले आए सेना भर्ती का, और जिसमें यह प्राविधान था कि सरकार की आवश्यकता अनुसार कार्य करेंगे। कोई भी सैनिक सरकार की आवश्यकता अनुसार कार्य करेगा, वो अपनी सेना या युद्ध करने से मनाही नहीं कर सकता। जहां सरकार चाहेगी वहां उनको जाना पड़ेगा। जैसे चाहे जिस स्थिति में उनसे को लड़ाना है वो लड़ा देंगे, आपको लड़ना पड़ेगा। भारत में ये माना जाता था कि समुद्र के उस पार जाना नहीं है। लड़ाई करने सैनिक अपना धर्म नहीं समझते थे, लेकिन जाना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने किया। अगला पॉइंट है 1854 में। 1854 में डाकघर अधिनियम आया, जिसमें पहले सैनिकों को निःशुल्क डाक सुविधा दी जाती थी। सैनिक अपने घर के लिए कोई भी चिट्ठी पत्री जो भी देना है वो डाक द्वारा जब देते थे तो उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। चाहे वो सेना के जवान के पास चिट्ठी जाती या सेना का जवान घर भेजता, ये सुविधा बंद कर दी गई 1854 में। डाक अधिनियम में सैनिकों को जो निःशुल्क सुविधा थी डाक की, वो बंद कर दी गई। अगला पॉइंट है तत्कालिक कारण जो है 1856 में पुरानी लोहे की बंदूक जिसका नाम था ब्राउन बेस के स्थान पर नई राइफल जिसको कहते हैं इनफील्ड राइफल्स का प्रयोग शुरू किया गया। और ये जो इनफील्ड राइफल्स थी, इनका प्रयोग करने का प्रशिक्षण, चलाने की ट्रेनिंग दमदम, अंबाला, सियालकोट में दिया जाना था। यह प्रस्तावित था कि इनकी ट्रेनिंग दमदम में, अंबाला में या सियालकोट में दी जाएगी। क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, इनफील्ड राइफल्स का प्रशिक्षण दिया जाना था, तो इनमें से कोई नाम होता है या इनमें से कौन नहीं था, ये क्वेश्चन आ जाता है। ये जो इनफील्ड राइफल्स थी, इनके कारतूस के ऊपर एक टोपी या पिन लगी होती थी, जिसको मुंह से प्रयोग करने के पहले मुंह से काटना पड़ता था। 1857 में ये बंगाल सेना में अफवाह फैल गई कि ये जो टोपी लगी हुई है जिसको मुंह से खींचना पड़ता है, इसमें गाय व सुअर की चर्बी लगी। जो बंगाल सेना में ब्राह्मण थे वो गाय की चर्बी को दांतों से खींचना पाप समझते थे, और जो मुसलमान थे वो सुअर की चर्बी को पाप समझते थे। इन लोगों में ये बात घर कर गई कि अंग्रेज हमारा धर्म नष्ट करना चाहते हैं, इसलिए ये इनफील्ड राइफल लाए हैं। और इस बात को आज भी माना जा सकता है, गाय और बैलों की चर्बी जो है वो वास्तव में बलूच शस्त्रागार, जो बलूच के स्थान पर शस्त्रागार था जहां हथियार रखे जाते थे, उनमें प्रयोग की जाती थी, ऐसा A.B. स्मिथ ने लिखा है। अगले वीडियो में हम लोग इसका प्रारंभ पढ़ेंगे कि 1857 का विद्रोह कैसे प्रारंभ हुआ, कहां तक पहुंचा और कैसे इसका दमन किया गया। मिलते हैं अगले वीडियो में।